नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट ललित कुमार आपका अमित क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था अपराध और अपराध के आवश्यक तत्व। पहला अपराध का आवश्यक तत्व क्या था? मानव होना चाहिए, क्योंकि मानव के अधिकार और दायित्व मानव के ही होते हैं। दूसरा था कि उस मानव के मन में दुराशय होना चाहिए। तीसरा था कि दुराशय के अनुसरण में ही कार्य या कार्य लोप होना चाहिए। और चौथा था उस कार्य से क्षति होनी चाहिए। तो आज हम पढ़ रहे हैं अपराध की अवस्था, स्टेजेस ऑफ ऑफेंस। अपराध के चरण, अपराध की अवस्थाएं या अपराध के चरण। अपराध के चरण 4 होते हैं। पहला है आस्य। कोई भी अपराध, पहला जो चरण है वह है आस्य। कोई भी अपराध बिना आस्य के घटित नहीं होता। यदि घटित होता भी है तो वह दुर्घटना या दुर्भाग्य के बचाव के अधीन क्षम्य होता है। दूसरा है तैयारी, प्रिपरेशन। किसी अपराध का आशय व्यक्ति पूरा करने के लिए तैयारी करता है। वैसे तो तैयारी अपराध नहीं है, लेकिन 3 धाराएं ऐसी हैं जिनमें तैयारी को भी अपराध बनाया गया है। धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी। धारा 126 भारत के मित्र राष्ट्रों से लूटपाट करना, लूटपाट करने की तैयारी। और धारा 399 में डकैती की तैयारी। सामान्य में अब तैयारी को अपराध नहीं बनाया गया है, लेकिन 3 धाराएं ऐसी हैं जिनमें तैयारी को भी अपराध बनाया गया है। अगर कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करता है तो अपराध होगा। धारा 126 भारत के मित्र राष्ट्रों से लूटपाट करने की तैयारी करता है तो भी अपराध होगा। और तीसरा डकैती की तैयारी करता है तो वो भी अपराध बनाया गया है आईपीसी में। जो तीसरा चरण है, तीसरी अवस्था है अपराध की, वो है प्रयास। प्रयास शुरू करते ही अपराध प्रारंभ हो जाता है। जो प्रयास है, अटेम्प्ट है, उसके शुरू करते ही अपराध प्रारंभ हो जाता है। प्रयास के लिए मुख्य रूप से 4 धाराएं दंडनीय बनाई गई हैं। किसी अपराध की 4 धाराएं प्रयास के लिए दंडनीय बनाई गई है। जैसे हत्या की जो सजा दी गई है 302 में दी गई है, लेकिन उसका जो हत्या का जो प्रयास है वो कहाँ दिया गया है? धारा 307 में। जैसे मानव वध का जो अपराध है धारा 304 में दिया गया है, लेकिन जो उसका प्रयास है धारा 308 में दिया गया है। धारा 309 आत्महत्या का प्रयास, यह एक ऐसी धारा है अगर अपराध पूर्ण नहीं होता तो सजा मिलती है, अपराध पूर्ण हो जाता है तो सजा नहीं मिलती, क्योंकि वो मर ही जाता है। चौथी धारा है धारा 393 लूट का प्रयास। लूट का प्रयास, इसको भी अलग से दंडनीय बनाया गया है। लेकिन आईपीसी में 28 धाराएं ऐसी हैं जिनमें प्रयास मूल अपराध के साथ ही दिया गया है। जिसमें अपराध बताया गया है उसमें ही प्रयत्न का भी दंड दिया गया है। 28 धाराएं ऐसी हैं आईपीसी में। और इनसे अलग जो धाराएं हैं, जो अपराध है, उनका प्रयास नहीं दिया गया है तो उनके प्रयास के लिए, प्रयत्न के लिए, जैसे चोरी 378 में उसकी परिभाषा है, 379 में उसके लिए दंड है, लेकिन प्रयास का दंड नहीं दिया गया। अगर चोरी का कोई प्रयास करता है तो उसके लिए धारा 511 लगेगी। ऐसी प्रत्येक धाराएं जिनका आईपीसी में प्रयास के लिए दंड नहीं दिया गया है उनके लिए कौन सी धारा लगेगी? 511। 511 में जो अपराध का दंड नहीं दिया गया है उनके प्रयास के लिए धारा लगेगी 511। चौथा जो अपराध का चरण है कि अपराध का पूर्ण हो जाना, निष्पादन, एग्जीक्यूशन, अपराध का पूर्ण हो जाना। अब इन चारों चरणों को एक एग्जाम्पल से समझ के देखो। एक कंपनी का कर्मचारी है, उसके मन में एक इच्छा जाहिर हुई
पैसा कमाने की। उसने पैसा कमाने की इच्छा जारी हुई, अच्छी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन उसके मन में कैसी इच्छा थी? बुरी थी, क्योंकि उसके मन में एक प्लान आया कि मैं कंपनी का माल बाहर बेच दूं, कंपनी से निकाल कर बाहर बेचने पर अच्छे पैसे कमा लूं। तो उसने क्या, उसके मन में क्या आया? आशय। पहला जो अपराध का चरण है वो उसके मन में उत्पन्न हुआ। उसी आशय के चलते हुए जो कंपनी का चौकीदार है उससे ने वार्तालाप किया उस माल को बाहर निकालने के लिए। तो उसने क्या किया? जो चौकीदार है उससे वार्तालाप कर रहा था, उससे दूसरा चरण पूरा हो गया कि वो तैयारी कर रहा है। अब उससे मिलकर चौकीदार से उसने माल निकालने की कोशिश की। माल निकालते वक्त वो गेट पर पकड़ा गया, कंपनी के गेट पर पकड़ा गया। तो उसने क्या किया? प्रयास किया, क्योंकि वो कंपनी से माल बाहर निकालने से पहले ही पकड़ लिया गया। अब अगर वो पकड़ा ना जाता और माल बाहर ले जाता तो वो क्या करता? अपराध का चौथा चरण पूर्ण कर देता और अपराध गठित कर देता। तो ये थे अपराध के चरण। पहला चरण है आशय, दूसरा चरण है तैयारी, तीसरा चरण है प्रयास और चौथा चरण है निष्पादन, मतलब कि अपराध का पूर्ण हो जाना। दुराशय का सिद्धांत। दुराशय का सिद्धांत कहाँ से आया? दुराशय का जो सिद्धांत है, एक मैगजीन है एक्टस नॉन फेसिएट रिम निसी मैंसेट्रिया। इसका अर्थ है केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन अपराधी ना हो। एक साहब है न्यायमूर्ति कोक। न्यायमूर्ति कोक की एक पुस्तक है थर्ड इंस्टीट्यूट। उसमें उन्होंने इस मैगजीन को लिखा, इस बात को लिखा, केवल कार्य व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका मन अपराधी ना हो। ये जो बात थी, इन्हें एक संत है ऑगस्टाइन, संत ऑगस्टाइन के धर्मोपदेश से प्रेरित होकर अपनी पुस्तक में लिखी। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं, जैसे आर बनाम लिवरेट का मामला। पहला आर बनाम लिवरेट का मामला। इसमें क्या था? एक व्यक्ति ने अपनी नौकरानी को चोर समझकर मार डाला। रात का समय था, नौकरानी थी, वो कुछ रसोई में कुछ कर रही थी। रात का अंधेरा था। व्यक्ति ने समझा कि चोर आ गए और उसने क्या करा? उसे मार दिया। तो इस केस में ये कहा गया कि जो व्यक्ति था उसे नौकरानी को मारने का आशय नहीं था। उसका जो दुराशय था, आशय था, नौकरानी को मारने का नहीं था। उसने क्या करा? चोर समझकर उसको मारा। अगर चोर है और मैं इसे नहीं मारूंगा तो वो हमको मार देगा, तो इसलिए उसने नौकरानी को चोर समझकर मार डाला। तो उसे हत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया गया। दूसरा वाद है आर बनाम टॉल्सन। आर बनाम टॉल्सन। जो टॉल्सन था उसकी एक वाइफ थी। टॉल्सन जो व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से बाहर जा रहा था तो कुछ समय बाद उसके घर खबर आई, उसकी पत्नी को खबर मिली कि जिस जहाज में तुम्हारे पति जा रहे थे वो जहाज डूब चुका और उसमें कोई नहीं बचा। लेकिन कोई नहीं बचा तो उसने क्या समझा कि मेरा पति भी मर चुका है। उसने सद्भावना पूर्वक दूसरी शादी कर ली। लेकिन 7 साल से पहले, क्योंकि जो हमारे कानून के अनुसार जो
मृत्यु मानी जाती है। अगर कोई व्यक्ति गुमशुदा हो जाता है और 7 साल तक नहीं मिलता तो उसे मृत मान लिया जाता है, लेकिन वो 7 साल से पहले ही आ गया और उसने वहाँ देखा कि उसने दूसरी शादी कर ली, तो उसने अपनी पत्नी के खिलाफ दिव्य विवाह के लिए कोर्ट में मुकदमा डाला कि मेरे जीते जी इसने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन जो उसकी पत्नी थी उसको दिव्य विवाह के लिए दोषी नहीं माना गया, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि जहाज डूब चुका है, कोई नहीं बचा है। उसने सद्भावनापूर्वक दूसरी शादी कर ली, तो उसे कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया। तीसरा वाद है आर बनाम प्रिंस। आर बनाम प्रिंस में क्या था, एक दुकान थी, दुकान में एक दुकानदार था और उसके दुकान के सामने एक मकान था जिसमें एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। उस लड़की को उस दुकानदार से प्रेम हो गया। प्रेम हो जाने के बाद उसने उसके साथ जाने के लिए जिद की और वो दुकानदार उसे लेकर चला गया। जो उसके लड़की के पिता थे उसने जो पुलिस से रिपोर्ट लिखाई, उसमें पता चला कि लड़की नाबालिग थी। अब यहाँ लड़की लड़के से कह रही है कि मुझे लेके जाओ, मुझसे शादी करो, और वो सद्भावनापूर्वक उसे लेकर चला गया। लेकिन लड़की क्या थी, नाबालिग थी, तो उसे अपहरण का दोषी माना गया। उसने अपने बचाव में कहा कि मुझे तो सद्भावनापूर्वक ले गया था, इसने भी मुझे अपनी उम्र 18 साल बताई थी, जबकि वो 18 साल से कम थी, इसलिए उसे अपहरण का दोषी माना गया। चौथा है शेरा बनाम डेरोटजन। शेरा बनाम डेरोटजन। पुलिस को शराब बेचने से संबंधित है। एक शराब विक्रेता था, उस पर वाद लाया गया कि उसने ड्यूटी पर एक सिपाही पुलिस को शराब बेची, लेकिन उस व्यक्ति ने, जो शराब विक्रेता था, उसके पास पर्याप्त सबूत थे उसको यह साबित करने के लिए कि उस समय जो पुलिस सिपाही जो था वो ड्यूटी पर नहीं था, अपनी ड्यूटी पूरी कर चुका था, तो उसको भी छोड़ दिया गया। इसमें यहाँ समझाने का मतलब, इन केस का मतलब समझाने का ये है कि इस केस में आर बनाम लिवरेट का मामला, इसमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन अपराधी ना हो। इसमें क्या था कि नौकरानी को चोर समझकर उसने मार डाला। उसका मन नहीं था हत्या करने का, लेकिन उसने हत्या कर दी, इसलिए वो दोषी नहीं ठहराया गया। दूसरी बात है आर बनाम टॉल्सन। इसमें दिव्य विवाह करना अपराध है, लेकिन उसने दिव्य विवाह कर लिया, लेकिन जो परिस्थिति के अनुसार सद्भावनापूर्वक किया, इसलिए उसका भी दिव्य विवाह करने में दुरास्य नहीं था। तीसरी बात आर बनाम प्रिंस में, वो लड़की उससे प्रेम करती थी, लड़की ने उससे जाने की जिद की थी, लेकिन फिर भी प्रिंस को दोषी ठहराया गया क्योंकि लड़की नाबालिग थी। चौथा शेरा बनाम डेरोटजन। इसमें पुलिस को ड्यूटी पर शराब बेचने का आरोप लगाया गया, लेकिन उसके पास पर्याप्त सबूत थे कि वो ड्यूटी पर नहीं था, इसलिए उसे दोषी नहीं ठहराया गया। तो जो आर बनाम लिवरेट का मामला है, इसमें मन दोषी नहीं है, कार्य दोषी है, इसलिए उसे अपराधी नहीं माना गया। आर बनाम प्रिंस में जो कार्य है उसमें दुरास्य नहीं है, उसमें भी दुरास्य नहीं है, लेकिन उसे
अपराधी माना गया, इसमें अपराधी नहीं माना गया, इसमें अपराधी माना गया, क्योंकि कुछ ऐसे अपराध हैं जिनमें दुराश्रय नहीं देखा जाता, जिनमें दुराश्रय नहीं देखा जाता और वो फिर भी अपराध होते हैं। जैसे दिव्य विवाह, दिव्य विवाह का मामला कोई अगर दूसरी शादी करता है तो वो एक अपराध है, लेकिन यहाँ इसने सद्भावना पूर्वक यह मानते हुए कि मेरे पति जहाज, जिस जहाज में गए थे वो जहाज डूब चुका और वो मर गए हैं, अब मुझे सहारा लेने के लिए शादी करनी जरूरी है, तो उसने दूसरी शादी कर ली, तो इसलिए उसे भी दोषी नहीं माना गया। लेकिन दिव्य विवाह में दुराश्रय नहीं देखा जाता। आज कानून है, अगर कोई व्यक्ति या स्त्री, कोई पुरुष या स्त्री शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करते हैं, शादीशुदा होने के बाद पति या पत्नी के जीवित होते हुए, अगर पति है तो पत्नी के जीवित होते हुए, अगर पत्नी पति के जीवित होते हुए दूसरी शादी करती हैं तो वो दंडनीय अपराध है। अब शेरा बनाम डेरोडजन में उसने भी सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करते हुए कि सिपाही जो है, पुलिस का जो व्यक्ति है वो ड्यूटी पर नहीं है, उससे शराब बेचती, लेकिन इसमें भी उसका दुराश्रय नहीं था। अगर वो ड्यूटी पर होता और वो सद्भावना पूर्वक शराब उसको बेच देता तो वो विक्रेता, शराब विक्रेता दोषी होता, चाहे वो ईमानदारी से सद्भावना पूर्वक उसे शराब बेचता, लेकिन फिर भी वो दोषी होता, लेकिन उसके पास पर्याप्त सबूत थे कि वो ड्यूटी पर नहीं था। तो ये है दुराश्रय का सिद्धांत, एक्टस नॉन फेसिएट निसी मैंसिट्रिया। इसका मतलब है, अर्थ है, केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन अपराधी ना हो। न्यायमूर्ति कोक की पुस्तक है थर्ड इंस्टीट्यूशन, उसमें उन्होंने ये बात लिखी, प्रेरित होकर संत आइंस्टाइन के धर्मोपदेश से। इससे संबंधित कुछ मामले थे जो मैंने आपको बताए। आर बनाम लिबरेट, चोर समझकर नौकरानी की हत्या से संबंधित मामला। आर बनाम टालसन, दिव्य विवाह से संबंधित मामला। आर बनाम प्रिंस, नाबालिग लड़की से अपहरण का मामला। शेरा बनाम डेरोडजन, पुलिस को शराब बेचने का मामला। तो दुराश्रय को समझाने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है जिसमें दुराश्रय हो वही अपराध होगा, ऐसा कार्य ही अपराध होगा जिसमें दुराश्रय हो। जिसमें दुराश्रय भी ना हो ऐसा कार्य भी अपराध हो सकता है। ये जो दुराश्रय के अपवाद के अंतर्गत होगा। दुराश्रय के अपवाद क्या है? अपवाद लोक अपदूषण, मतलब कि पब्लिक न्यूसेंस। मैंने बताया था कि अभी कि डीजे का अगर मोहल्ले में बजा रहा है तेज आवाज से और मोहल्ले वासियों को परेशानी हो रही है तो वो क्या होगा? लोक अपदूषण होगा। न्यायालय की अवमानना, नंबर 2, न्यायालय की अवमानना, ये भी दुराश्रय का अपवाद है। तीसरा व्यापरण, ये भी दुराश्रय का अपवाद है। तीसरा दिव्य विवाह, ये भी दुराश्रय का अपवाद है। और समाज कल्याणकारी विधियों द्वारा सर्जित अपराध जैसे कि SC/ST एक्ट, जैसे कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम। लोक अपदूषण, इसमें दुराश्रय नहीं होता लेकिन फिर भी वो अपराध होता है। न्यायालय की अवमानना, इसमें दुराश्रय नहीं होता लेकिन फिर भी अपराध होता है। व्यापरण, किसी का व्यापरण करना, ये भी क्या है? दुराश्रय नहीं होता लेकिन फिर भी अपराध है। दिव्य विवाह, अगर कोई अपनी पत्नी के जीवित होते हुए या पत्नी अपने पति के जीवित होते दूसरी शादी करती है तो वो भी अपराध होगा लेकिन उसमें क्या? दुराश्रय नहीं होगा। और ऐसी विधियां जो समाज कल्याण के लिए बनाई गई हैं जैसे SC/ST एक्ट, अगर कोई किसी को जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करता है जबकि उसकी जाति जो भी है उस जाति से बुलाता है, जो हमारे जो SC/ST एक्ट के अकॉर्डिंग उसका
उसको अपराध बनाया गया है, तो उसमें दुराश्रय नहीं देखा गया है कि वो सद्भावना पूर्वक उसकी जाति से पुकार रहा है या दुर्भावना पूर्वक दुराश्रय से जाति को पुकार रहा है, लेकिन फिर भी वो अपराध माना जाएगा। जैसे खाद अपमिश्रण निवारण अधिनियम, अगर कोई खाद अपमिश्रण कुछ मिलाता है तो उसमें भी उसका दुराश्रय नहीं देखा जाएगा, वो अपराध ही माना जाएगा। तो ये दुराश्रय के अपवाद हैं जो हमने पढ़े। लोक अपदूषण, न्यायालय की अवमानना, तीसरा व्यापरण, चौथा द्विविवाह और पांचवा समाज कल्याणकारी विधियों द्वारा सर्जित अपराध जैसे कि SC/ST एक्ट, जैसे खाद अपमिश्रण निवारण अधिनियम। भारतीय दंड संहिता में दुराश्रय का सिद्धांत। भारतीय दंड संहिता में दुराश्रय को 2 तरीकों से प्रभावपूर्ण बनाया गया है। पहला, साधारण अपवाद। इस अध्याय में दुराश्रय के अभाव में व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से मुक्त किया गया है। और दूसरा, भारतीय दंड संहिता में अपराध को परिभाषित किया गया है, जिसमें दुराश्रय को अन्य शब्दों से संकेतित किया गया है, जैसे हास्यपूर्वक, स्वेच्छा से, कपटपूर्वक, बेईमानी से इत्यादि। जो हास्य है, जो हमारी भारतीय दंड संहिता है, जो उसमें दुराश्रय को एक चैप्टर है साधारण अपवाद, अध्याय 4 साधारण अपवाद, उसमें बताया गया है कि दुराश्रय के बिना किया गया कार्य अपराध नहीं है। उसमें व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से मुक्त किया गया है अध्याय 4 में। जैसे एक जल्लाद फांसी देता है, किसी अपराधी को फांसी की सजा हुई और जल्लाद ने उसे फांसी दी। जल्लाद फांसी दे रहा है तो एक सामान्य नियम है कि वह उसका मर्डर कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है, लेकिन उसे साधारण अपवाद के अंतर्गत रखा गया क्योंकि वो एक न्यायिक कार्य में के अनुसरण में कार्य कर रहा है। न्यायिक कार्य के अनुसरण में कोई कार्य कर रहा है तो वो दोषी नहीं है। इसलिए इसमें जो साधारण अपवाद है, इसमें जो दुराश्रय को नहीं माना गया है कि दुराश्रय के बिना किया गया कार्य अपराध नहीं है, ये अध्याय 4 में बताया गया है। और भारतीय दंड संहिता में अन्य जो अपराध है उनको परिभाषित किया गया है, और परिभाषित इस आधार पर किया गया है कि दुराश्रय को अन्य शब्दों से संकेतित किया गया है। जैसे हास्यपूर्वक ए बी को गोली मारता है, ए बी की हत्या करता है, हास्यपूर्वक ए बी के घर को जलाता है, हास्यपूर्वक, तो उसमें इस बात से संकेतित किया गया है। स्वेच्छा से, स्वेच्छा का मतलब जानबूझकर किसी को गाली देना, किसी को थप्पड़ मारना जानबूझकर, ये भी एक दुराश्रय हुआ। कपटपूर्वक किसी के साथ कपट करना, ये भी तो एक दुराश्रय है। इस और बेईमानी से, किसी को बेईमानी से कार्य करना, तो ये भी एक दुराश्रय का ही रूप है। लेकिन जो भारतीय दंड संहिता है उसमें दुराश्रय को प्रभावपूर्ण न बनाकर उसको दूसरे शब्दों से संकेतित किया गया है, जैसे बेईमानी पूर्वक, जैसे कपटपूर्वक, जैसे कि स्वेच्छा से, जैसे हास्यपूर्वक, इन शब्दों से संकेतित किया गया। लेकिन अध्याय 4 में यह माना गया है कि दुराश्रय से किया गया कार्य अपराध है और दुराश्रय के बिना किया गया कार्य अपराध नहीं है। इसलिए हमने भारतीय दंड संहिता में दुराश्रय को 2 तरीकों से प्रभावपूर्ण बनाया है। साधारण अपवाद में दुराश्रय के बिना किया गया कार्य अपराध नहीं है, और अन्य IPC के जो अपराध है उनमें दुराश्रय को अन्य शब्दों से पुकारा गया है। तो ये हुआ आपका दुराश्रय का सिद्धांत। अब इसके बाद हम करते हैं IPC शुरू। अगले चैप्टर में अगले क्लास में हम क्या करेंगे, IPC शुरू करेंगे, धारा से पढ़ना शुरू करेंगे और जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको दुराश्रय का सिद्धांत समझ में आया हो, तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें।
थैंक यू।